Hello everyone, this is Deepak Singh. Welcome to Beginner to Master UPSC CSC channel of Fun Academy. So I hope guys आप सभी अच्छे होंगे और लॉकडाउन अभी खत्म हो गया है, लॉकडाउन है, लेकिन इसमें भी हम अपनी स्ट्रेटजी को कैसे मजबूत रखें, कैसे हम अपने यूपीएससी सीएससी जो कि अभी एग्जाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन कैसे करें और उसको लेकर मिडाइवल हिस्ट्री के लेक्चर्स मैं अभी आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसके अलावा अन अकेडमी के ऐप पे मेरी कुछ स्पेशल क्लासेस भी हैं जहां पे मैं अभी इंडियन इकोनॉमी को ले रहा हूं और आफ्टर इंडियन इकोनॉमी में वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी वहां पे फिनिश करने वाला हूं। तो गाइज अगर आपको इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस की क्लास चाहिए तो आप स्पेशल क्लास पे जाकर दीपक कुमार सिंह सर्च कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पर क्लासेस अवेलेबल हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं बिगनर टू मास्टर की। इसमें अभी मैंने अपनी पहली क्लासेस डाली हैं। वो मेरी पहली क्लास जो है वो क्लास मिडाइवल हिस्ट्री की पहली क्लास है जिसमें मैंने एडवेंट ऑफ इस्लाम बोला कि मतलब इसको पढ़ा है कि कैसे इस्लाम इंडिया में आता है और इंडिया में आकर अपने कैसे पैर जमाता है और मोहम्मद बिन कासिम का क्या रोल रहा है, क्या पहला अरेबियन अटैक इंडिया पे क्या इंपैक्ट डालता है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। आई होप आप सभी ने देखा होगा। नहीं देखे होंगे आप तो इसमें प्रीवियस में जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर दीपक कुमार सिंह नाम की जो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें आप जाके देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। तो बिगनर टू मास्टर यूपीएससी सीएससी चैनल पे आज हमारा सेकंड सेशन है। इस सेशन में हम महमूद गजनी के बारे में बात करेंगे कि महमूद गजनी कैसे भारत आया और क्या किया उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं। अगर आपको अन अकेडमी सब्सक्राइब करना है और स्पेशल क्लासेस देखना है तो आप अन अकेडमी के एजुकेटर ऐप को लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल होगा। उसके अलावा अगर आप उस ऐप को डाउनलोड करते हो तो आपको लॉट ऑफ डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, क्विजेस, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स ये सभी वहां पे अवेलेबल कराए जाते हैं। इवन इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर से आप वहां पे कहना कि पढ़ने का मौका मिलता है आपको। ठीक है, उसके अलावा अगर फीस की बात हम करें तो ये फीस आप चार्ट आपके सामने है। इसमें एक फीस तो ये है कि आप एक साथ भर सकते हैं और सेकंड आप मंथली भी एडमिशन ले सकते हैं और इवन आपको पर मंथ इंस्टॉलमेंट भी प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा इवन ईएमआई ऑल्सो अवेलेबल। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको अवेलेबल की गई हैं। इफ यू वांट 10% एडिशनल डिस्काउंट देन यू हैव टू यूज माय कोड दीपक1। आप मेरे कोड को यूज करेंगे आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट प्रोवाइड होगा। ओके गाइस, तो चलते हैं आगे। ये रहा हमारा टॉपिक आज का। इस टॉपिक में आज हम डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में कि आखिर भाई महमूद गजनी भारत आया और भारत आने के बाद उसने क्या किया, इन सारी चीजों के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, आप स्क्रीन पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है यामिन अल दौला अबू अल कासिम महमूद इब्न सुबुक्तगीन। ये उसका पूरा नाम था। पागल हो गए होंगे, बोलेंगे इतना बड़ा नाम क्या था। तो यामिन अल दौला अबू अल कासिम महमूद इब्न सुबुक्तगीन, इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसके नाम का ही मतलब समझ लो। काफी कुछ क्वेश्चन आपके यहीं पे सॉल्व हो जाएंगे, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो भी। यामुन अल दौला, ठीक है, जिसे हम कभी कभी यामुन उद दौला भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो अहले हर्ब है, अहले हर्ब आपने नहीं सुना होगा। पहले तो मैं आपको बता दूं कि शरीयत के हिसाब से दो प्रकार की जमीनें होती हैं, एक होता है अहले हर्ब और एक होता है अहले इस्लाम। ठीक है बेटा, तो अहले हर्ब का मतलब होता है काफिरों की जमीन, मतलब वो जमीन का हिस्सा जहां पर गैर मुसलमान मतलब काफिर रहते हैं, और अहले इस्लाम मतलब जमीन का वो हिस्सा जहां पर इस्लाम के लोग होते हैं। लाइक अगर आप देखेंगे अरब तो ये अहले इस्लाम है, अगर आप इंडिया की बात करेंगे तो अहले हर्ब है। और इस अहले हर्ब में खलीफा का राइट हैंड बनकर, समझ रहे हैं आप मेरी बात को, खलीफा का राइट हैंड बनकर एज अ सुल्तान, जिसको खुद खलीफा ने परमिशन दी है। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे हमेशा एक वर्ड सुनते हो कि सुल्तान है, ये सुल्तान है। तो सुल्तान का मतलब क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कैलिफ ऑन अहले हर्ब। काफिरों के देश में खलीफा का प्रतिनिधित्व करने वाला जो इंसान है वही सुल्तान कहलाता है। और जब वह सुल्तान जो होता है जिसको खलीफा खुद परमिशन देता है, उसे खलीफा अपना राइट हैंड तक बोलता है, उसी को टाइटल दिया जाता है यामिन उद्दौला। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे उसका नाम है अबू अल कासिम और महमूद इब्न सुबुक्तगीन। इब्न या फिर बिन, जैसे आपने इससे पहले एक नाम सुना होगा मोहम्मद बिन कासिम, ऐसे महमूद बिन सुबुक्तगीन भी होता है। इसका मतलब होता है
अगर मैं आपको हिंदी में बताऊं तो इसका मतलब होता है बेटा का बेटा। का बेटा मतलब महमूद सुबुक्तगीन का बेटा या दामाद। इन दोनों के लिए इब्न या फिर बिन कह सकते हैं, इन दोनों शब्दों का यूज किया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सुल्तान कौन है और इब्न या बिन या यामीन उद्दौला का मतलब क्या है। तो याद रखेंगे, द फर्स्ट पर्सन हु गॉट द टाइटल यामीन उद्दौला इन इंडिया, ठीक है, मतलब द पर्सन हु केम इंडिया, ठीक है, द फर्स्ट मुस्लिम पर्सन हु केम इंडिया विद द टाइटल ऑफ यामिन उद्दौला या यामिन अल दौला, दैट वाज द पर्सन महमूद गजनी। वो कौन था बेटा? महमूद गजनी था। इस बात को आप ध्यान देंगे। उसके बाद देखते हैं कि महमूद गजनी आखिर इंडिया आया, उसके पहले वो कहां पे था, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि गजनी जो थे तो ये बेसिकली गाजी होते थे। गाजी मतलब आप समझते हैं? गाजी मतलब क्या होता था कि गाजी एक ऐसे लोग होते थे, टर्किश लोग, जो लड़ते थे किनसे? गैर टर्किश लोगों से, मतलब गैर मुस्लिम लोगों से। उस समय इस्लाम अरब से तुर्की की ओर फैल रहा था। जब इस्लाम अरब से तुर्की की ओर फैला तो तुर्की में ही कुछ हिस्सा जो थे, कुछ लोग थे वो गैर मुसलमान थे और कुछ मुसलमान थे। तो गैर मुसलमानों को समाप्त करने के लिए जो आर्मी, जो एक ट्राइबल फोर्स का यूज हुआ, वो ट्राइबल फोर्स ही बेटा थी, उसी को गाजी कहा गया। और उसी में से एक जो उसका मतलब सोल्जर बोल सकते हैं, उसका नाम था अलप्तगीन। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, उसका नाम था अलप्तगीन। और अलप्तगीन 1962 से 1963 इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया और गजनी एम्पायर, जिसे हम गजनाविद भी कहते हैं, गजनी एम्पायर को स्टैब्लिश किया। ठीक है, उसके बाद अलप्तगीन का बेटा 1963 में आता है। लेकिन उस बेटे के बाद में अगर रियल कोई सक्सेसर अलप्तगीन का होता है तो सुबुक्तगीन होता है, जो कि इसका स्लेब होता है। याद रखिएगा, ये इसका स्लैब था, मतलब बेटा गुलाम था। ठीक है, ये इसका स्लैब था सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन 977 से 997 एडी तक ये रूल करता है। और जब सुबुक्तगीन की डेथ हो जाती है तब उसका एल्डर सन महमूद गजनी, ठीक है, महमूद गजनी राजगद्दी पर बैठता है, गजनी का सुल्तान बनता है। और महमूद गजनी जब गजनी का सुल्तान बना तो उसने, मतलब गजनी मतलब क्या, आप यहाँ पे देखेंगे एक बार मैप में, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे ये देखिए पॉइंट, गजनाविद एम्पायर, ये दिख रहा है ना आपको, गजनाविद एम्पायर। ये आपको आज आप देखेंगे, ये मॉडर्न आपका, ये अगर ऐसे मैं बना दूं आपको तो ये आपका मॉडर्न जो है, ये आपका मॉडर्न इंडिया है। ठीक है, तो ये गजनाविद एम्पायर मतलब पाकिस्तान का कुछ एरिया, नॉर्थ फ्रंटियर। उसके बाद फिर पाकिस्तान के अलावा आप देखेंगे कि अफगानिस्तान का एरिया, फिर ईरान का एरिया, इन तीनों एरियाज को मिला दो तो ये गजनाविद एम्पायर उस समय था। और इस गजनाविद एम्पायर में कौन रूल कर रहा था बेटा? तो महमूद गजनी उस समय यहाँ पर रूल कर रहा था, जिसने भारत में बहुत बड़े लेवल पर तबाही मचाई, सोमनाथ मंदिर को भी लूटा। वो हम आगे देखेंगे कैसे उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो चलिए आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं एक बार। तो हम देखेंगे सबसे पहले महमूद गजनी के आक्रमण को। तो महमूद गजनी के आक्रमण के बारे में जब भी हम डिस्कस करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि महमूद ऑफ गजनी अटैक्ड एंड क्रस्ड जयपाला रूलर ऑफ भटिंडा इन 1000 एडी। ठीक है, 1000 एडी। इट इज सेड दैट जयपाला किल्ड हिमसेल्फ इन ऑर्डर टू अपहोल्ड राजपूत डिग्निटी। कहने का मतलब क्या है बेटा, जरा मेरी बात समझना, कि बोला जाता है इवन कि 1001 से 1027 तक, ठीक है, महमूद गजनी ने इंडिया में करीब 17 बार आक्रमण किए थे। 17 टाइम्स उसने इंडिया में क्या किया था बेटा? आक्रमण किया था 17 टाइम्स। ठीक है, 17 बार उसने इंडिया में आक्रमण किया। तो उसका जो पहला आक्रमण था, जो पहला इन्वेजन था, उसने जयपाल रूलर, ये हिंदू शाही किंग थे जो फ्रंटियर में थे, मॉडर्न डे पेशावर जो आप देखते हैं ना बेटा, पेशावर, भटिंडा, इन इन जगह के रूलर थे ये जयपाल। जयपाल का बेटा था आनंदपाल, फिर त्रिलोचन पाल, फिर भीमपाल। ये हिंदू शाही किंगडम थी, वहां पर हिंदू का रूल था। लेकिन गजनी जब इंडिया की ओर मूव करने लगा, इंडिया की ओर अट्रैक्ट हुआ, तो उसको इंडिया पे अटैक करने के लिए सबसे पहले हराना पड़ता हिंदू शाही किंगडम को। तो इसलिए उसने 1001 एडी में जयपाल को हराया। और जयपाल जब इसमें हार गया तो कहीं ना कहीं वो एक राजपूत था, उसको अंदर से एक गिल्ट फील हुआ। उसको लगा यार मैं एक मुस्लिम जो आक्रमणकारी है, ठीक है, ट्राइब है, उससे हार गया हूं मैं। तो उसने खुद को क्या कर लिया? इमोलेट कर लिया, मतलब आग लगा ली थी, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, गजनी अटैक्ड नागरकोट
इन द पंजाब हिल्स इन 1011। तो याद रखिएगा 1011 में उसने पंजाब के नागरकोट में अटैक किया था। क्यों? क्योंकि अगर इंडिया में उसको इंटर करना है तो वही जगह है जहां से वो इंडिया में इंटर कर सकता है। मैं आपको यहाँ पे मैप बना के एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक है, याद रखिएगा हमेशा के लिए कि बार बार इसमें को आगे बहुत डिस्कशन आएगा तो आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो याद रखेंगे ये आपका गुजरात का एरिया है, ठीक है, ये आपका राजस्थान का एरिया, ये जम्मू कश्मीर का है, ठीक है, ये पंजाब का एरिया है। तो अगर कोई भी यहाँ से इंटर करना चाहता था, यहाँ से राजस्थान से, यहाँ से तो मैदानी इलाका है, कोई भी इंटर करेगा तो आसानी से हरा दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई यहाँ से इंटर करता था तो पहाड़ी इलाके थे और यहाँ पर कोई मजबूत रूलर्स नहीं थे, इस वजह से यहाँ से इंटर करना इंडिया में बहुत इजी था। इसलिए महमूद गजनी ने इसी रास्ते को चुना और उसने 1013 में, ठीक है, सॉरी 1011 में उसने पंजाब हिल्स के नागरकोट पे अटैक किया। ठीक है बेटा, तो नागरकोट पे अटैक करने के बाद महमूद अटैक द शाही किंगडम अंडर आनंद पाल एंड डिफीटेड हिम इन द बैटल ऑफ वह हिंद, द हिंदू शाही कैपिटल नियर पेशावर। तो याद रखेंगे जब जयपाल की डेथ हुई तो वह हिंद में आनंद पाल जो था उसका सक्सेसर वो अपने आप को वहां पे स्टैब्लिश करता है। लेकिन महमूद 1013 में वह हिंद में जाकर आनंद पाल को भी हरा देता है और आनंद पाल को हराकर वो वह हिंद के इलाके पर कब्जा जमा लेता है जो पेशावर के पास में हिंदू शाही किंगडम की कैपिटल थी। ठीक है बेटा, तो इस पोर्शन को भी याद रखना है। ये कब हुआ था? 1013 में, याद रखेंगे। यहां से प्रीलिम्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, बाकी मेंस का कुछ वो नहीं है, प्रीलिम्स के क्वेश्चन मैक्सिमम बन सकते हैं यहां से। फिर नेक्स्ट वन देखेंगे, महमूद ऑफ गजनी कैप्चर्ड थानेश्वर। ठीक है, महमूद गजनी ने थानेश्वर कैप्चर किया था कब बेटा? 1014 एडी, 1014 एडी में उसने थानेश्वर को कैप्चर किया। और जब बेटा उसने थानेश्वर को कैप्चर किया था 114 एडी में, तो थानेश्वर जो है इसको बोला जाता है हिंदुइज्म का मक्का। ठीक है, जैसे इस्लाम में मक्का है ना, इस्लाम में मक्का तीर्थ स्थान, तीर्थ स्थल है, ऐसे ही हिंदुओं के लिए मक्का भारत में थानेश्वर माना जाता था और भगवान शिव का स्थान माना जाता था। वहां पे भगवान शिव के मंदिर में लूट मचाई गजनी ने, उस इलाके पर आक्रमण किया और लास्टली मतलब उसके बाद 1015 में उसने कश्मीर पे भी अटैक किया। तो समटाइम क्वेश्चन ऐसा आ जाता है उसमें कश्मीर ऑप्शन होता है, लेकिन हमारा दिमाग काम करता है कि यार कश्मीर पे क्यों जाएगा अटैक करने, लेकिन नहीं, उसने पंजाब के बाद में कश्मीर को भी अब भाई कहीं ना कहीं टारगेट किया, उसने कश्मीर में भी 1015 में अटैक किया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे, उसके बाद उसने 1018 एडी में उसने मथुरा पे अटैक किया। कहां पे अटैक किया? मथुरा पे। ठीक है, एंड डिफीटेड कोलिशन ऑफ रूलर्स इंक्लूडिंग अ रूलर कॉल्ड चंद्रपाला। तो चंद्रपाला नाम का जो रूलर था, ठीक है, इनके साथ में कोलिशन था, उस कोलिशन को भी उसने हरा दिया 1018 में। और मथुरा क्यों हराया आप देखेंगे, पहले देखिए, पहले आपको मिला नागरकोट, ठीक है, नागरकोट के बाद मिला आपको थानेसर, ठीक है, थानेसर के बाद मिला आपको मथुरा। आप अगर मैप पे जाएंगे ना तो ये एक लाइन से ये जो स्थान है ना, ये सब तीर्थ स्थल है और यहाँ पे टेम्पल्स थे। और गजनी को मालूम था कि इंडिया में टेम्पल्स में वेल्थ बहुत सारा है, अगर ये इंडिया के टेम्पल्स को लूटेगा तो उसको बहुत बड़े लेवल पे वेल्थ मिलेगा और जिसका वो यूज कर सकता है ईरान के साइड में जो ख्वारिज्म एम्पायर था वहां पे अटैक करने के लिए। ठीक है, वो यहां से पैसा ले जाता था, वहां अटैक करने के लिए इस पैसे का यूज करता था। ठीक है, उसके बाद उसने मथुरा के बाद कन्नौज में भी जाकर अटैक किया और 1021 में उसने कन्नौज के जो किंग थे चंदेला गौड़, उनको भी हराया था। कब बेटा? 1021। ठीक है, 1021 जो इंपॉर्टेंट जो उसकी रेड थी, जो इंपॉर्टेंट आक्रमण थे वही मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने। फिर देखेंगे ग्वालियर, ग्वालियर वाज इन्वेडेड एंड कॉन्कर्ड बाय महमूद गजनी अटैक्ड। ठीक है, ग्वालियर को उसने कैप्चर किया, ग्वालियर को उसने अटैक किया। ठीक है, और 1030 में उसने क्या किया था? ग्वालियर को कैप्चर कर लिया था। तो इवन आपको मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में ये क्वेश्चन बन सकता है कि व्हेन महमूद गजनी अटैक्ड ऑन ग्वालियर तो 1023। ठीक है, ये बात भी आपने आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उसके बाद महमूद गजनी अटैक्ड ऑन द सोमनाथ टेम्पल, ठीक है, इन 1025 टू लूट द वेल्थ
एमएस इनसाइड द टेम्पल, याद रखेंगे इसने सोमनाथ मंदिर पे भी अटैक किया था। सोमनाथ मंदिर का है बेटा, तो आपको अगर बहुत अच्छे से अगर आपने पढ़ा हो तो आपको मैं यहाँ पे 1 मिनट में बता देता हूँ। जरा एक बात में मैप को ध्यान में दीजिएगा, ठीक है, ये मैप को थोड़ा सा, ये जो काठियावाड़ का प्लेटू है ना, इस प्लेटू पे यहाँ पे सोमनाथ मंदिर किनारे है। इस सोमनाथ मंदिर पे गजनी ने अटैक किया था। क्यों? क्योंकि उस समय ऐसा माना जाता है कि सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग थी, ठीक है, जो सोमनाथ मंदिर में जो शिवलिंग थी बेटा, ये जो शिवलिंग थी ये शिवलिंग हवा में थी। ठीक है, तो सोमनाथ मंदिर में ये शिवलिंग हवा में थी, इसलिए पूरे पूरे मतलब भारत से लोग वहां घूमने आते थे, चढ़ावा चढ़ाते थे, मन्नत मांगते थे, बहुत सारा वेल्थ था। और ये शिवलिंग हवा में क्यों थी? उसका रीजन था बेटा, क्योंकि शिवलिंग के जो चारों तरफ पिलर्स थे, ठीक है, इन पिलर्स में चुंबक का यूज किया गया था, ठीक है, और इनके शिवलिंग के किनारे किनारे आयरन थी, इस वजह से ये था। और ऊपर से जो मंदिर का छत होता था बेटा, उस समय मंदिर का जो छत था, उस छत में भी वहां पर ऊपर चुंबक लगा हुआ था जो इसको खींच रहा था अपनी ओर। इसका शिवलिंग का ऊपर का सिरा लोहे का था, जिससे पिलर्स ने बैलेंस बनाया और ऊपर छत ने उसको ऊपर की ओर खींच के रखा, जिसकी वजह से देखा जाता है कि भैया शिवलिंग हवा में थी। जब गजनी ने उस शिवलिंग, जब गजनी सोमनाथ की ओर अटैक करने जा रहा था, तो उस समय भीमदेव जो रूलर थे उनके साथ में उनकी मतलब जो रूलर थे वो अभी वहां पर अवेलेबल नहीं थे, और उसने सोमनाथ मंदिर पर अटैक किया। उसने जब छत को उखाड़ के फेंका, एक पिलर को गिराया, तो शिवलिंग नीचे गिरा था और उसका आधा भाग वो अपने साथ लेकर गया था, ऐसा बोलते हैं। और लोग बोलते हो इतना पैसा अपने साथ लेके गया था कि बहुत पैसा रास्ते में गिर रहा था। लोग तो ऐसा बोलते हैं कि भैया इतना पैसा गिर गया था कि उससे दूसरे जो उसके अटैक थे ना, वो भी अटैक में उसने उतना कमाया नहीं होगा जितना कि उसने लूटा नहीं होगा जितना कि उसने गिरा दिया था, ऐसा मानते हैं। अब ये हिस्टोरियन से बहुत सारी चीजें बोलते हैं, हमें भी मानना पड़ता है, क्योंकि इतिहास उन्हीं के लिखावट पर हम आज जो है वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि क्यों सोमनाथ मंदिर पे उसने अटैक किया। तभी भीमदेव सोमनाथ की ओर मूव करने लगे और गजनी यहां से भाग उठा था, ठीक है, गजनी यहां से भाग उठा था, उससे पहले गजनी चला गया था। तो ये 1025 में सोमनाथ के अटैक पे क्वेश्चन आता है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। उसके अलावा फिर एक क्वेश्चन कभी कभी ये भी आजकल पूछ रहा है कि गजनी का लास्ट सबसे डिसाइसिव बैटल कौन था, जिसमें गजनी को बहुत कड़ी टक्कर दी गई थी भारत में। तो वो ये बैटल था जो आपको सबसे ऊपर दिख रहा है 1018 एडी में, जब कोलिशन ऑफ द रूलर्स ने इन पे अटैक किया था। जब ये मथुरा पे अटैक किया था इन्होंने, तो इनके साथ फाइट थी, ये लास्ट डिसाइसिव बैटल है। इसके बाद फिर कोई बहुत बड़ी बैटल नहीं हुई, बहुत आसानी से वो जीतता गया। और फिर उसने सोमनाथ मंदिर को भी प्लंडर किया था। और जब वो सोमनाथ मंदिर से लौट रहा था, तो रास्ते में कुछ जाट जो होते हैं ना, उन लोगों ने इनके ऊपर अटैक किया था। फिर बाद में ये वापस आता है, जाटों को हराता है 1027 में, और जाटों को हराने के बाद ये घायल हो जाता है। और फिर उसके बाद जाकर उसे ख्वारिजम के एम्पायरों से, जो ख्वारिजम के शाह हैं, उनसे भी लड़ना पड़ता है। तो इतनी सारी बैटल के बाद क्या हुआ बेटा, आप जो समझेंगे, मेरी बात को ध्यान रखेंगे, इतनी सारी बैटल लड़ने के बाद वो घायल भी हो गया था और 1030 एडी में उसकी डेथ हो जाती है। और जब इसकी डेथ हो जाती है तो बोला जाता है कि ड्यू टू मलेरिया, क्योंकि एक तो जख्मी भी था, ऊपर से उसको मलेरिया भी हो गया था, इस वजह से उसकी बहुत जल्दी ही 1030 में डेथ हो जाती है। और इस प्रकार से, ठीक है, ध्यान देंगे इस बात को, ठीक है, इस प्रकार से अगर हम देखें तो महमूद गजनी ने इंडिया में इतने सारे अटैक किए थे, ठीक है, और यहां से केवल लूटने के, उसका उद्देश्य एकमात्र था, आओ भारत में लूटो और सारा वेल्थ ले चलो, कहां पे? अपने यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ख्वारिज्म के साथ लड़ने में वो पैसा काम आएगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पर्पज ऑफ हिज रेड्स, उसके रेड्स के पर्पज क्या था, तो देखिए, लूट एंड प्लंडर ऑफ इंडिया इमेंस वेल्थ स्पेशली स्टैश्ड इन द टेम्पल्स। he also aimed the plundering prosperous cities of northern India, drain India of its resources। तो याद रखेंगे उसका पहला एम क्या होता था रेड करने का, कि इंडिया के मंदिरों को और बड़े बड़े शहरों को लूटना है। और सेकंड, he utilized his wealth for welfare of subject to back home, मतलब ये अपने गजनाविद एम्पायर के वेलफेयर के लिए जो पैसा यहां से ले जाता था उसको वहां पर खर्च करता था। गौरी बिल्कुल इससे उल्टा है बेटा। गौरी क्या किया, गौरी आके यहाँ पे, और यहाँ पे जब गौरी आया तो यहाँ के वेल्थ को लूटा, तो लेकिन
मोस्टली वो यहीं पर इस्लाम का एक्सपांसन करने लगा, समझ रहे ना, वो यहीं पे इस्लाम का एक्सपांसन करने लगा, लेकिन इसने एक्सपांसन नहीं किया, ये बस प्लंडर करता था और वापस चला जाता था। बस इसका एक ही काम था कि भैया आओ रेड करो और रेड करके क्या करो, वापस चलो, बस इससे ज्यादा इसने और कुछ फोकस नहीं किया। नेक्स्ट देखते हैं कल्चरल फेस ऑफ महमूद। महमूद का एक कल्चरल फेस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह था कि महमूद ने अपने दरबार में बड़े बड़े पोएट्स, लिटरेचर मतलब जो लिटरेरी सोर्सेस थे उनको कंपाइलेशन भी करवाया। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे ही ऑल्सो पैट्रोनाइज आर्ट एंड लिटरेचर, आर्ट एंड लिटरेचर को इसने पैट्रोनाइज किया था। फिरदौसी वाज द पोएट लॉरेट इन द कोर्ट ऑफ महमूद, ही वाज द ऑथर ऑफ शाहनामा। तो याद रखेंगे, महमूद गजनवी ने फिरदौसी से बोला कि तुम शाहनामा लिखो, समझ रहे हैं, शाहनामा लिखो, शाहनामा में तुम्हें हर एक शायरी के लिए हम तुम्हें भैया एक सोने का सिक्का देंगे, 1 गोल्ड कॉइन फॉर 1, एक शायरी, ठीक है, फॉर 1 शायरी आपको 1 गोल्ड का कॉइन मिलेगा। जब ये 60,000 शायरियों से बनाकर शाहनामा 30 सालों में बनाकर लेकर गया, जब ये गजनी के पास गया बेटा, तो बोला जाता है गजनी ने इसे 60,000 चांदी के सिक्के दिए थे। और जब इसने 60,000 चांदी के सिक्के गजनी ने इसको दिए, तो इसने गजनी को लेकर सिक्के लेने से ठुकरा दिया, मना कर दिया, क्योंकि 30 साल की मेहनत इसकी लगी थी। और फिर इसने गजनी के लिए एक कविता लिखी, उसका वो कविता बहुत मशहूर हो गई। और जब गजनी के लोग कमांडर कहीं जाते थे तो उनके ऊपर लोग हंसते थे, उस कविता से हमेशा हंसते थे, कहते थे कि बताओ गजनी ऐसा, तो गजनी के कमांडर आके बार बार गजनी को बोले कि भाई उसका पैसा उसको दे दो ना, फिर लोग हम पे हंसते हैं। ठीक है, तो गजनी ने एक बोला जाता है बुलक कार्ट भर के उस समय पैसा उसके घर भिजवाया, पूरी एक गाड़ी भर के पैसा, ठीक है, बुलक कार्ट। और जब उसके घर पैसा पहुंचा तो उसके एक दिन पहले ही उसकी डेथ हो गई थी, समझ रहे हैं। तो फिरदौसी ने आखिर वो लिखा क्या था, ठीक है, तो फिरदौसी ने लिखा था, वो जो लाइन पोएम लिखी थी, न तड़प रही, न तड़प रही गजनवी में, न खम है जुल्फे अयाज में, ना वो तड़प रही गजनवी में, न खम है जुल्फे अयाज में। कहने का मतलब अब गजनवी में साहित्य को लेकर, कला को लेकर वो तड़प नहीं रही। जिस प्रकार से एक घुंघराले बाल जो हमेशा घुंघराले रहते हैं, कभी नहीं लगता कि वो घुंघराले बालों में ये घुंघरालापन खत्म होगा, तो बोला जाता है जिस प्रकार से घुंघराले बालों में घुंघरालापन समाप्त हो जाता है, उसकी खूबसूरती चली जाती है, वैसे ही महमूद की वो तड़प जो उसके कला और संस्कृति के लिए थी वो समाप्त हो गई है। इस पे महमूद बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ था। सेकंड, अलबरूनी उसके कोर्ट में, उसके दरबार में उसका एक दरबारी, अगर बोलेंगे दरबार पोएट अगर कोई था तो अलबरूनी था। और अलबरूनी ने अपनी फेमस किताब लिखी थी, वो इंडिया आया था इसके साथ में, जब जब ये इंडिया अटैक करने आया था तब वो आया था। किताबे हिंद नाम की किताब लिखी थी, किसने, अलबरूनी ने। अब यहाँ पे मैं आपको बेटा एक चीज और इंपॉर्टेंट बता देता हूँ जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, आखिर वो चीज क्या है जब समझ लेंगे यहाँ पे, ठीक है, 2 मिनट लगेगा, आपको समझा देता हूँ मैं। अलबरूनी की किताबे हिंद में उसने हिंद के बारे में लिखा है, हिंद मतलब हिंदुस्तान के बारे में, लेकिन उसके उसकी किताब में मुझे एक चीज हमेशा देखने को मिली कि जब भी गजनवी अटैक करने आया तो उसके जो ईयर होते थे, जैसे आप देखोगे बहुत सारे में सोमनाथ मंदिर 1024 में लिखा है, किसी में 25 लिखा हुआ है, तो ये 1024 में निकला था, 25 में इसने सोमनाथ को लूटा। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो समझो, जब ये आता था, ठीक है, 2 मिनट के लिए एक बार और शॉर्ट में हम मैप देख लेते हैं। ठीक है, जब ये इधर से आता था लूटने के लिए तो बीच में उसको सिंधु नदी, बीच में रावी, ब्यास, झेलम, सतलज, बहुत सारी नदियां झेल के आनी पड़ती थी। और इंडिया में बारिश के समय में इन नदियों में बाढ़ आ जाता था। एक बार जब गजनी लौट रहा था तो गजनी की आधी सेना बाढ़ में डूब गई थी, इसलिए गजनी को मालूम था कि भारत चलो तो कब, दिवाली के बाद में, आफ्टर दिवाली, तो ये दिवाली के बाद में भारत आते थे और होली के पहले भारत छोड़कर चले जाते थे। बरसात में ये भारत में नहीं रहते थे, इसलिए इनका जो अटैक है वो फाइनेंशियल ईयर की तरह है, 1024, 25, 1026, 27, 1001, 2 ऐसा है, ठीक है। आई थिंक ये भी आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आखिर महमूद गजनवी ने जो अटैक किया था उसका इंपैक्ट इंडिया पे क्या पड़ा, ठीक है।
तो याद रखेंगे इसका टैग ये पड़ा कि इसने जब पंजाब को, मुल्तान को पूरी तरीके से जीता तो इसने वहां की पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज कर दी, लोगों को उसकी कमजोरी बता दी, लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर कोई स्ट्रांग पॉलिटिकल यूनिटी नहीं है। इसकी वजह से he paved the way for the further conquest by Turks and Afghans and make deeper incursion into the Gangetic Valley at any time। ठीक है, तो इसके मुल्तान पंजाब के अटैक की वजह से लोगों को पता चल गया कि इंडिया का फ्रंटियर कमजोर है। इसके बाद में मोहम्मद गौरी इसीलिए यहाँ पर आ पाया, और वह दिन दूर नहीं था जब बख्तियार खिलजी नाम का आदमी जाएगा और बंगाल तक अटैक करके बंगाल के एरिया को कैप्चर कर लेगा। उसका रास्ता जो होता है वो खोलने वाला कौन था? महमूद गजनवी था। ठीक है, ही ड्रेन्ड इंडिया ऑफ हर रिसोर्सेज, his repeated raids and deprived her its मैन पावर। तो ये बार बार इंडिया में अटैक कर रहा था और बार बार जो यहाँ से ये पैसा लेकर जा रहा था उससे अपनी मैन पावर को बढ़ा रहा था, एक बहुत बिगेस्ट आर्मी क्रिएट की थी। द एग्जॉक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ मैन पावर अफेक्टेड द पॉलिटिकल फेलियर ऑफ द इंडिया वेरी डियरली। ठीक है, तो याद रखेंगे इसकी मैन पावर, इसकी इकोनॉमिक रिसोर्सेज का ड्रेन करके ले जाना हमेशा बड़ी से बड़ी हिंदुस्तानी ताकतों को हमेशा खत्म करता रहा, हराता रहा। द हिंदू शाही किंगडम वाज गार्जिंग द गेट्स ऑफ द इंडिया अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेडर्स। जो हिंदू शाही किंगडम थे, जयपाल, आनंदपाल, त्रिलोचन पाल, भीमपाल, इन सभी जो हिंदू शाही किंगडम थे जिनको बोला जाता था कि गार्ड हैं, इंडिया में कोई भी आएगा तो पहले इनसे लड़ना पड़ेगा, इनको भी उसने हरा दिया था। महमूद डिस्ट्रॉयड इट एंड दस इंडिया फ्रंटियर्स बिकेम डिफेंसलेस। इस तरीके से इंडिया का जो फ्रंटियर था वो बेटा डिफेंसलेस बन गया था। उसके बाद देखेंगे द इंक्लूजन ऑफ पंजाब, अफगानिस्तान, गजनी किंगडम मेड द सब्सिक्वेंट मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ द इंडिया रिलेटिवली इजी। तो याद रखेंगे इसके बाद पंजाब, अफगानिस्तान, गजनी किंगडम, इन सभी ने मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट को भारत में बहुत ही आसान बना दिया था, क्योंकि अब मुस्लिम्स गजनी, पंजाब और इवन अफगानिस्तान में फैल गए थे। अब वो इंडिया की बिल्कुल बगल में थे, तो कभी भी जब मन चाहे तब वो इंडिया में अटैक करने वाले थे, और ऐसा ही हुआ। मोहम्मद गौरी इंडिया में अटैक करने वाला है। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बेटा, तो अगर समझ में आ गया है तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, आपको अगर नेक्स्ट वीडियो जाननी हो तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। इवन अगर आपको वहां पे कोई इशू आता तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, और एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट के लिए आप दीपक वन कोड का यूज कर सकते हो। द नेक्स्ट वन स्पेशल क्लास फॉर इंडियन इकोनॉमी, आप दीपक कुमार सिंह जाके सर्च करिए। ठीक है, अनअकैडमी के चैनल पर मुझे आप फॉलो करिए, और फॉलो करने के बाद आपको मेरी वीडियो इजीली अवेलेबल हो जाएगी, वो फ्री वीडियोज है। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू सो मच। ठीक है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।